यस प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत। हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है। और ये जो चैप्टर हैं ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनका ईएफएम का जो पेपर है सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उस व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत का निर्धारण हम किस प्रकार से किए जाते हैं। क्योंकि कीमत निर्धारण के जो आधुनिक सिद्धांत है उसको हम मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं या मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उसकी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। प्रोफेसर जो मार्शल हैं इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति के द्वारा ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु की जो मांग है वो उसकी सीमांत उपयोगिता के कारण से होती है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की मांग क्यों करता है? क्योंकि उस वस्तु की उस व्यक्ति को आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता है, इस कारण से वह व्यक्ति उस वस्तु की मांग करता है। और हमें जानते हैं कि जिस वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा होगी, सामान्यतः उपभोक्ता उस वस्तु को ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पक्ष तो है वस्तु की मांग, और वस्तु की मांग क्यों की जाती है? क्योंकि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उसके साथ में ही दूसरा पक्ष है इसका वस्तु की पूर्ति, और वस्तु की जो पूर्ति है वो उत्पादक करते हैं, उद्योगपति करते हैं, और ये उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। यानी कि उत्पादन लागत कितनी होगी उसके हिसाब से वस्तु की पूर्ति की जाती है। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग और उस वस्तु की जो पूर्ति है उसके द्वारा किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी जो सीमांत लागत है उस दोनों का योग जब बराबर हो जाए उसके आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब ये जो वस्तु की कीमत का निर्धारण है इसको यदि हम डायग्राम के द्वारा समझें, ये ओ एक्स और ओ वाई, नीचे तो हमने लिया वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, और ओ वाई पे लेते अपन वस्तु की कीमत। आपने जैसे पढ़ा होगा डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता रहता है, तो ये हमने डिमांड कर्व खींच दिया। ये होता है आपका एसएस वक्र जिसको कहते हैं अपन सप्लाई वक्र, पूर्ति वक्र। और ये जो मांग वक्र हैं और ये जो डीडी वक्र है और ये जो सप्लाई वक्र है, ये दोनों आपस में जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहीं पर साम्य का बिंदु होता है। तो आप देखिए ये डीडी कर्व है और ये एसएस कर्व है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन ई बिंदु लिख सकते हैं। ई बिंदु का मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, साम्य का बिंदु है। और इस ई बिंदु से यदि सीधी इधर लंबवत हम करते हैं तो ये ओपी मूल्य निर्धारित होगा, और इस ओपी मूल्य पर नीचे सीधी लाइन खींचते हैं तो ये ओक्यू मात्रा मांगी जाएगी। यानी कि ई बिंदु पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, या उसकी सीमांत उपयोगिता सीमांत लागत बराबर होती हैं। तो यहाँ पर उस वस्तु की कीमत का निर्धारण कितना हुआ, ये तो हो गया साम्य का बिंदु, और ये ओपी कीमत इसकी निर्धारित होगी। ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा मांगी जाएगी। ये वस्तु की कीमत का एक सामान्य सिद्धांत है जहाँ पर कि वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यहाँ पर मैंने मूल्य प्रति इकाई लिया है 5 रुपये मूल्य, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये और 10 रुपये। तो वस्तु की जो मांग की मात्रा है इकाइयों में दे रखी, यहाँ 5 रुपये मूल्य होता है तो 500 इकाई मांगी जाती है, 6 रुपये मूल्य होता है तो 400 इकाई मांगी जाती है, 7 रुपये मूल्य होता है तो 300 इकाई मांगी जाती है, और 8 रुपये मूल्य होता है 200 इकाई मांगी जाती है, 9 रुपये मूल्य होता है तो 100 इकाई मांगी जाती है, और 10 रुपये मूल्य होता है तो 50 रुपये इकाई मांगी जाती है। आपने मांगनी में पढ़ा है कि जैसे जैसे वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती चली जाएगी मांगी जाने वाली मात्रा कम होती चली जाती है। और मांग का नियम कहता है कि कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए 5 रुपये जो कीमत थी तो 500 इकाई मांगी जा रही थी, जैसे कीमत बढ़ गई मांग की मात्रा कम हो गई। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये शो कर रही है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है मांगी जाने वाली मात्रा कम हो रही है। अब यहाँ पर हमने लिया वस्तु की पूर्ति,
मात्रा में 5 रुपये मूल्य था तो 100 इकाई की पूर्ति करता था उद्योगपति, 6 रुपये मूल्य था तो 200 इकाई करता था, 7 रुपये मूल्य था 300, 8 रुपये मूल्य था तो 400 इकाइयों का, और 9 रुपये मूल्य था तो 600, और 10 रुपये मूल्य था 800। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे मूल्यों में वृद्धि होती चली जा रही है, वस्तु की पूर्ति भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो उत्पादक है जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वस्तु की पूर्ति भी ज़्यादा करेगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि 7 रुपये जो मूल्य है, यहाँ पर वस्तु की मांग 300 इकाई और वस्तु की पूर्ति भी 300 इकाई है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर कीमत कितनी निर्धारित हुई? 7 रुपये। यानी कि जहाँ पर वस्तु की मात्रा और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी वहीं कीमत का निर्धारण होगा। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 300 इकाई वस्तु की मांग है और 300 इकाई वस्तु की पूर्ति है, और ये डिमांड बराबर सप्लाई हो गई है, जिसका कि मूल्य निर्धारण हुआ 7 रुपये। यहाँ ऊपर हम देखें तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि 500 इकाई की मांग है, सप्लाई हो रही है 100 इकाई की, 400 इकाई की मांग है और सप्लाई हो रही है 200 इकाई की, यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो मूल्यों में वृद्धि होगी। और मूल्यों में वृद्धि होने से क्या होगा कि वापस मूल्य यहीं पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो मूल्य में कमी होगी, मूल्य में कमी हो रही है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर हो जाती है वहीं पर उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। और ये इस डायग्राम का आप वर्णन भी कर सकते हैं कि हमने OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है, OY पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है, और ये जो डिमांड वक्र है और ये SS वक्र है, ये तो है पूर्ति वक्र, ये तो है डिमांड वक्र और ये है पूर्ति वक्र, और इन दोनों का क्रॉस हुआ ई बिंदु सामयिक का बिंदु हो गया। और यहाँ पर हमने OP कीमत निर्धारित हुई, OP कीमत पर O की मात्रा मांगी जाती है। तो सामान्यतः वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अब इसके अपवाद भी हो सकते हैं, है ना, या दुर्लभ वस्तु हैं या महंगी वस्तु हैं, ये हो सकती हैं। तो वस्तु की कीमत केवल एक पक्ष के निर्धारित नहीं होती कि केवल वस्तु की सीमांत उपयोगिता से निर्धारित हो जाए या केवल वस्तु की जो उत्पादन लागत है उससे निर्धारित हो जाए। प्रोफेसर मार्शल ने एक कैंची का एग्जाम्पल दिया है। आप कपड़ा काटने की जो कैंची होती है उसके 2 फलक होते हैं। अब आप ये कहेंगे साहब कैंची के जो एक ब्लेड है ऊपर वाली है उसने कागज काटा है या कपड़ा काटा है, या एक नीचे वाले ने काटा है, कि जब तक दोनों फलक मिलके काम नहीं करेंगे तब तक कपड़ा या जो कागज है टुकड़ा वो नहीं काटा जा सकता। वैसे ही वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों एक साथ काम करते हैं, तभी जाकर के किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो सकता है। अकेले केवल सीमांत उपयोगिता के आधार पर या अकेले केवल उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण नहीं होता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि सामान्य कीमत का निर्धारण जो है वो जो सिद्धांत है वो वस्तु की मांग और पूर्ति है। अब ये आता है कि यदि वस्तु की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है तो कीमत पर क्या परिवर्तन होगा। इसी डायग्राम से हम देखते हैं कि यदि डिमांड बढ़ती है, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो इसके पैरेलल हमने यहाँ DD1 वक्र खींच दिया, DD1, और DD1 वक्र बनने से नया संतुलन का बिंदु हमें ये आता है, इसको हम कह सकते हैं E1। और E1 पर देखिए प्राइस बढ़ गई और सप्लाई अगर वही रहती है तो इस कीमत पर इतनी मात्रा मांगी जाएगी। तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है, ई बिंदु संतुलन यहाँ पर बराबर हैं, तो कीमत का निर्धारण OP1 होगा। और यदि डिमांड कम हो जाती है, इसके इधर हम खींच देते हैं इसके बाईं तरफ, इसको D2 और ये D2, तो नया संतुलन का बिंदु कहाँ स्थापित हुआ? इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर सप्लाई E2 और कीमत का निर्धारण इससे शीतल हम डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये इसकी मांगी जाएगी, तो ये होगी OP2, ये OP1। ठीक है, तो जैसे ही डिमांड कम हुई मूल्य कम हो गया, डिमांड बढ़ी मूल्य बढ़ गया। तो डिमांड में कमी वृद्धि से भी मूल्यों में जो संतुलन का नया बिंदु आएगा वो अलग आएगा। अब यहाँ पर केवल आपने ये देखा कि मांग में वृद्धि हुई है और पूर्ति स्थिर रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि साहब सप्लाई में कमी वृद्धि होती है तो और डिमांड में कोई कमी वृद्धि नहीं होती, यानी कि डिमांड तो स्थिर रहती है लेकिन वस्तु की
पूर्ति जो है उसमें कमी वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डी वक्र, ये आपका एसएस वक्र सप्लाई, ये तो है मांग वक्र, ये हो गया आपका पूर्ति वक्र। अगर पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ने के लिए पैरेलल आपको इस तरफ एक एसएस कर्व खींचा। पहला मूल बिंदु पर ये था, ये प्राइस आपकी निर्धारित हुई ओ क्यू, अगर पूर्ति एसएस ये एसएस 1 हो जाता है तो नया जो संतुलन का बिंदु आया ये आया। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइस कम हो गई, पूर्ति बढ़ने से कीमत कम हो गई, OP1 रह गई। और OP1 पर OQ जैसे ही मात्रा बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, आपकी प्राइस कम हो गई। अगर सप्लाई कम होती है तो इसके पैरेलल तरफ ऐसा S2, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई यहाँ पर बराबर है तो कीमत का निर्धारण कितना होगा, ये हो जाएगी, ये OP2 OQ2। पूर्ति में वृद्धि हुई, कीमत कम हो गई, पूर्ति में कमी हुई, कीमत बढ़ गई। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की मांग में कमी वृद्धि का भी और किसी वस्तु की पूर्ति में कमी वृद्धि का भी उस वस्तु की कीमत पर प्रभाव पड़ता है, उसका निर्धारण किया जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु की मांग भी बढ़े और उसकी पूर्ति भी बढ़ जाए, या वस्तु की मांग भी कम हो जाए, पूर्ति भी कम हो जाए, तो उसका भी इसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो नट सेल में हम कह सकते हैं कि कीमत, वस्तु की जो कीमत का निर्धारण होता है वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है उसकी वस्तु की मांग और दूसरी होती है वस्तु की पूर्ति। ये दोनों जहाँ पर बराबर होंगी वहीं पर उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। तो आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।